अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको मालूम है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, जिसमें राना शमीम साहब का एक एफिडेविट आया था तकरीबन 2 हफ्ते कबल, और फिर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका खुद नोटिस लिया और उसके ऊपर आज कार्रवाई हुई। राना शमीम साहब पहली मर्तबा जो है वो कोर्ट के अंदर पेश हुए। उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज की जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि लग ऐसे रहा था कि राना शमीम साहब जो हैं वो आज के दिन भी अपने जो बयान वो दे रहे थे, वहां पे जो सवालात के जवाब दे रहे थे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वो कोई मुतमईन नहीं कर पाए आज कोर्ट को। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि राणा साहब को इन कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि एक बड़ा ही जाहिलाना किस्म का एफिडेविट उन्होंने दिया और सेल्फ कंट्राडिक्टरी, जिसकी कोई एविडेंसी वैल्यू नहीं है, ना किसी जगह उसे पेश किया जा सकता है। उसको सिर्फ इसी तरह यानी इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था जिसके लिए किया गया कि आप यानी जाके, क्योंकि उनके नाम के साथ चीफ जस्टिस भी लगाया गया, हालांकि उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होती। उनकी अपॉइंटमेंट तो एक ऑर्डर है, एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए होती है, और वही हुकूमत जो वहां हो रही है वो उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हो रही है गिलगित बल्तिस्तान में। तो राणा साहब ने अपने आप को बाकायदा चीफ जस्टिस जाहिर करके कोशिश की कि जनाब देखें जी, और उसके बेटे ने भी कहा कि जी ये 2 जजेस का, 2 चीफ जस्टिस का मामला। और अगर आपको याद होगा उसके बेटे ने जो बयान दिया, उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की कि जैसे जनाब देखे मुझे पाकिस्तान से तो बहुत मोहब्बत है, लेकिन यानी तासुर उन्होंने ये दिया कि जैसे वो कोई और मुमलिकत है, उसका वहां का चीफ जस्टिस जो था वो राना शमीम था, और यहाँ का चीफ जस्टिस जो था वो साकिब निसार था। यानी ये तासुर उसने देने की कोशिश की, और फिर वो सारी बातें उगल गया, कह गया जो राणा साहब के बारे में मैंने भी आपके प्रोग्राम में कहा, वो राणा साहब जो है उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून से है, और बल्कि नवाज शरीफ साहब से ताल्लुक है। नवाज शरीफ साहब ने उन्हें मुतअद्दिद पोजीशनें दी हैं, और अब आखिरी पोजीशन जो थी वो, चूंकि पैसा भी 7 करोड़ वो लेके आए हैं, अदर देन जो उन्होंने वैसे बनाया, 7 करोड़ सिर्फ एक पेंशन की मद में लेके आए राणा साहब। 3 साल की नौकरी जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि 3 साल की नौकरी के बाद किसी को पेंशन मिले, और उसे भी चैलेंज किया हुआ है, उसमें मैं काउंसलर हूं। और इसी तरह जो उन्होंने वहां सारे काम किए उसके भी सारा रिकॉर्ड मौजूद है, और उसको भी चैलेंज लोगों ने किया हुआ है कि उन्होंने इलीगल अपॉइंटमेंट्स की। लेकिन मसला ये है कि वो आप फंड्स गए हैं, फंड्स इस तरह गए हैं कि वो एफिडेविट जो है, अगर उसे वो कहें कि जी मेरा है तब भी मरते हैं, और अगर कहें कि नहीं मेरा फिर भी फंसते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें इतना कुछ हो चुका है, और उनके बई खाओं ने, क्योंकि उन्हें तो इससे गरज नहीं होती, उन्हें तो एक बकरा चाहिए, और वो बकरा उन्हें मिल गया राणा साहब के रूप में कि जनाब आ जाओ, बली चढ़ जाओ, इतना कुछ आपने खाया है, अब आके हमारे लिए बोलो और बात करो इस तरह की। वो वहां जाके लंदन में, अब आप देखें क्या वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे वो यानी जो पैसेज टू इंडिया के जो थे ऑथर, उन्होंने जो किताब लिखी थी, उन्होंने कहा एक किताब उन्होंने और भी लिखी थी, मॉरिस। तो वो किताब उन्होंने बैंक में जमा करा दी थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी मुतनाज़ा बातें थी कि जब वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो उसके बाद वो किताब शाया की पब्लिश की जाएगी। जाए। अब ये बयान जो है, उसे वो कहना कि जी मेरा बयान तो वहां मौजूद है, जी मैंने तो वहां रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। नहीं, कि लेकिन वो क्या ये वो बयान पहले कहते हैं जी मैंने अपने पोते को दिया कि जाके लॉकर में बंद कर दो, मुझे नहीं मालूम कि लॉकर से किसने निकाला। फिर कहते हैं जी वो तो यहाँ पे है नहीं, वो तो लंदन में है। मतलब कुछ समझ ऐसा नहीं आ रही है। ऐसा फिर कहते हैं मुझे 2 हफ्ते ऊपर से हैं। ऐसा ऐसा ट्रैश जो है उसको लॉकर में बंद करते हैं। और उसके बेटे ने तो बात मानी, उसने तो कहा, और बल्कि उसने तो यहाँ तक बता दिया कि अब हमें वो प्रेसिडेंट बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो प्रेसिडेंट बनने की जब हमारी हुकूमत आएगी मुस्लिम लीग नून की, तो फिर हम आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे। अब यही पोजीशन रह गई है। और आपने देखा कभी इस तरह वकील होते हैं जिस तरह उसने बात की है, ना उसका कुछ सर था ना पैर था, और अभी वो टेलीफोन पे बात बाबा से कर रहा है कि जनाब मैं
भाई आप वकील हैं और आप यानी आप बात आपसे पूछी जा रही है, तो वो जो जिस तरह कौन बनेगा करोड़पति और उसमें एक होती है लाइफ लाइन और उसमें आप किसको कॉल करना चाहते हो, तो उन्होंने बाकायदा वो लाइफ लाइन जो थी अपने बाप को फोन किया और बाप ने बहुत आला बात की, उन्होंने कहा नो कमेंट्स। क्या बात है। और फिर बाप जो है ना अदालत को फेस कर सकता है और ना इधर उसको फेस कर सकता है अपने सवालों को। साफियों ने जो सवालात किए उसका नो कमेंट कह के चले गए, क्योंकि छोटी सी बात है। आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि पूरे मुल्क का निजाम जो था उस पे आपने अदालती निजाम पे सवालिया निशान खड़ा कर दिया। क्योंकि साकिब निसार किसी शख्स का नाम नहीं है। साकिब निसार चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की, और चीफ जस्टिस के ऊपर आपने इस तरह का इल्जाम लगाया है और उन्हीं के दौर में केसेस के फैसले हुए हैं। और जबकि जिन लोगों के पास ये मामला थे उनसे साकिब निसार जो थे, यानी उन्होंने तो कह दिया चीफ जस्टिस थे कि भी उस दिन तो हम मौजूद भी नहीं थे। यहाँ जिस दिन की आप बात कर रहे हैं ना चीफ जस्टिस थे और ना आमिर फारूक साहब थे। सिटिंग जज जो आपके केस इस वक्त सुन रहा है उसको भी दरमियान में मतून कर दिया। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि एक और बात जो मुझे वहीद साहब नजर आती है, जो उन्होंने कौंसिल एंगेज किया है ना जी, लतीफ आफरीदी, जी पहले जो केस इनके खिलाफ मैंने किया हुआ है ना उसमें भी इन्होंने लतीफ आफरीदी साहब के जरिए ही उस केस को अर्जन कराया था। क्योंकि जब बड़ी मुश्किल से कई साल लग जाते हैं इस तरह के केसेस को लगने में, और ये प्रायोरिटी नहीं होती, नीचे भी लोग मिले होते हैं वो केस लगाते ही नहीं है, और अदालतें भी इसको दिलचस्पी, अब बड़ी मुश्किल से हमने केस लगवाया। लतीफ आफरीदी साहब की तरफ से एप्लीकेशन आ गई कि चूंकि मैं रूपोश हूं इसलिए जनाब ये केस जो है आप मुलतवी कर दें। भाई अगर आप, और ये ऐसा हुआ, अगर आप रूपोश हैं तो आप केस में फीस ना लें। फीस इस वजह से दी गई और वकालतनामा इस वजह से दिया गया कि इस बुनियाद पर अर्जन होगा, और अर्जन हो के आप आज तक नहीं लगा केस। तो मसला ये है कि अब जो मुझे नजर आता है, मैं खास तौर पे आपको ये अर्ज करूंगा और ये आपको इसका ये चीज नजर भी आएगी। आज लाला, इन्हें वो लाला कहते हैं लतीफ अफरीदी साहब को, हमारे चीफ जस्टिस साहब। लाला का जब वकालतनामा आया तो आज उन्होंने तौहीन अदालत के बारे में काफी चीजें कह दी कि हम इतने ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि ये, और लोगों की आजादी का इजहार का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। हालांकि इस तरह के केसेस में आजादी इजहार की बजाय स्टर्न एक्शन होना चाहिए, और खासतौर पे आपको भी मैंने कहा था आपके प्रोग्राम में, बाकी भी ये कहा कि ये काम बुनियादी तौर पर उन्हीं का है जो इस वक्त कर रहे हैं। ये एफिडेविट जाना भी हाई कोर्ट में चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चाहिए था, और इस पे एक्शन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही उन्होंने अंडर क्वेश्चन किया है और उन पे सवालिया निशान उठाए। तो इन में मुझे ये नजर आता है कि अल्टीमेटली आज वो डेट शीट इस तरह की लेके और उसके बाद नेक्स्ट आके शायद वो माफी मांगने की कोशिश करे, और लाला जी के जरिए हो सकता है उन्हें माफी भी मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी इस तरह की, और उसके बाद वो फ्लड गेट जो किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रहा, और वो फ्लड गेट क्या है कि मुख्तलिफ किस्म की चीजें जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, जिनकी एविडेंस नहीं वैल्यू, उनके ऊपर तकिया करके जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीडिया में बातें आती हैं, और पूरा अदालती निजाम, पूरी एस्टेब्लिशमेंट उसकी ऐसी तैसी की जाती है, और उसके बाद फिर जनाब अल्टीमेटली आके बंदा कहे कि जी नहीं मैं गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं समझ लगी। भाई क्या ये सारी अच्छा बातें अच्छा मुझे नहीं आरिफ साहब, सुन। मुझे मुझे ये काइंडली बता दें, क्योंकि सीजे साहब ने उनसे कहा भी कि आपको क्यों महसूस हुआ कि 3 साल के बाद आपको आप आए और आपने ये बयान हल्फी जो है इस तरह का दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद अदालतों पर मजरू हुआ है और आपको साबित करना होगा कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 साल तक ये बिल्कुल खामोश रहे और अचानक से लेकर आ गए, और मुझे लगता ये है कि ये जो पब्लिश हुआ है ये इनका बयान हल्फी, इसको ये डिसओन कर देंगे। यानी वो ये कहते हैं कि मैंने तो छुपाया हुआ था, बंद किया हुआ था, और जब ये शायद कोई दूसरा निकाल के ले आए और कहें जी मेरा तो ये बयान हल्फी था, ये तो था ही नहीं, तो फिर जंग ग्रुप के साथ क्या होने वाला है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, सबसे पहले तो ये होगा कि इसका फोरेंसिक होगा इस बयान अल्फी का, कि इस पे आप क्या आपके दस्तखत हैं, कि आफ्टर ऑल ये बयान अल्फी जो है वहां नोटरी पब्लिक के सामने हुआ है,
और नोटरी पब्लिक तो खैर वही है जिनके सामने पहले भी बयानात होते रहते हैं। मैं उसमें नोटरी की हैसियत कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। असल बात जो वेरीफाई होने वाली होती है वो ये है कि जिस शख्स के दस्तखत से जारी हुआ है क्या दस्तखत किए हैं। अगर इन्होंने वो दस्तखत किए हैं तो उसके बाद तो फिर कोई और बयान भी ले आए तो उसकी हैसियत नहीं रह जाएगी कि वो जो भी है इनका, वो हमें नहीं पता यदि अलग था कि कौन एफिडेविट इनका सच्चाई और उसकी क्या हैसियत है। ये एफिडेविट जिसको मीडिया में दिया गया, और आज एक बात आपने बड़ा सही सवाल किया है, ये बड़ा खतरनाक इशारा है उन लोगों की तरफ जिन्होंने ये बयान बगैर सोचे समझे दाग दिया और इसको मशहूर कर दिया, उसकी नशर कर दिया। उसकी वजह ये है कि जिस तरह वो अगर डिसओन आज कर रहे हैं और फिर आके कह दें कि ये मेरा बयान हल्फी नहीं है, मैंने तो कभी नहीं दिया किसी को, और ये तो और उसके साथ उन्होंने बाद ये भी कहा कि मुझसे राब्ता, मतलब वो जो हैं इदारे के जो अंसार रिपोर्टर अब्बास हैं, जी। उन्होंने उन्होंने इंसार अब्बासी साहब का कहते हैं कि इन्होंने तो पब्लिश होने के बाद मुझसे राब्ता किया। हाँ, अब देखिए ये बयान तो उनका जो है अदालत में हुआ है। ये हाँ, बयान इस बुनियाद पे तो अंसार अब्बासी साहब फंसते हैं, चाहे वो ये सच्चा भी हो तब भी। उसकी वजह ये है कि राब्ता अगर बाद में किया है, तो इसका मतलब ये है कि उनसे आपने वेरीफाई, इवन जो एफिडेविट देने वाला है, किया ही नहीं। आपने उससे भी वेरीफाई नहीं किया बात। लेकिन आज की सूरत-ए-हाल को आप हर लिहाज से ये देखें कि अपने आप को फंसाने वाली वो बात कर गए, और साथ अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी जो जिन्होंने बयान, आज का उनका बयान जो है मैं समझता हूं कि ये उन्हें इम्प्लीकेट कर रहा है इस सारी सूरत-ए-हाल में। फिर उनके बेटे के उस बयान को कहाँ नजरअंदाज किया जाएगा। उन्होंने, बेटे ने तो इस तरह का डिसोन नहीं किया, बेटे ने तो सारी बातें ताल्लुकात की भी की है और बयान के बारे में भी कोई खास ऐसी बात नहीं निगेट नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो असल चीज है ना वो ये है कि जिनका ये ड्रामा है, आज जरा उस पर जरा गौर कर ले कि क्या वो केस को डील कर रहे हैं या अदर देन केस उनका वही एजेंडा जो जलील करने का, रुसवा करने का, अदलिया की तौहीन करने का है, वो कर रहे हैं। और वो कर इसलिए रहे हैं कि उन्हें पता है कि अब नवाज शरीफ का मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, वो तो केस तो ओपन नहीं हो सकता। इसी तरह अब यहाँ जो अगर फर्ज करो ये केस जो है इसमें नवाज शरीफ बरी हो जाते हैं, तो उसमें तो फिर वो सारी जो नैली है उनकी वो भी खत्म होनी चाहिए, होगी। तो इस तरह आप उसमें बजाय एविडेंस प्रॉपर लाने के, शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर जो है वो तो उसका वो रिएक्शन था जो उसे नजर आ रहा था कि मुझे तो इन्होंने निकाला। उसके बाद और उसमें तो आपको याद होगा शौकत अजीज सिद्दीकी ने मेरे खिलाफ तकरीर की थी मीडिया में। यही जो 2-3 अखबार जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने टीवी पे प्रोग्राम मेरे खिलाफ किया था कि ये, मैंने सिर्फ उन्हें ये कहा शौकत अजीज सिद्दीकी को प्रेसिडेंट के तौर पर कि आप अपनी जुबान को दुरुस्त करें, आपका स्टाइल ठीक नहीं है, आप जज के तौर पर बिहेव करिए, ऑन रिकॉर्ड है। तो उन्होंने जाके जनाब शाह को प्रोग्राम करवा दिए, घर में मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि ये आरिफ चौधरी जो है ये आसफा जहांगीर का चेला है, और ये खत्म नबूवत के केसेस जो है, चेला तो नहीं लफ्ज इस्तेमाल किया, जो भी किया कि उसी के कहने पे जनाब ये खत्म नबूवत की कार्रवाई रुकवाना चाहता है। कहाँ खत्म नबूवत का मामला और कहाँ मेरा उन्हें जाके ये कहना बतौर प्रेसिडेंट के कि अपना रवैया सही करे। शौकत अजीज सिद्दीकी ने इससे पहले मेरे खिलाफ बाकायदा आके जज होते हुए, सीनियर क्यों नहीं जज होते हुए, पब्लिक में तकरीर की कि आरिफ चौधरी जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत्म करने के लिए आया, और कस्बे भी उठाई। तो उसको चाहिए था ना भी, अगर बयान ये हुआ था उसमें अपना बयान हल्फी इस अदालत में देता, अदालत ने नहीं दिया। फिर राशिद जो दूसरा अरशद मलिक था, उसका बयान जो था, वो वीडियो जो थी उसको भी दे दिया, क्योंकि उससे भी फायदा उठाया जा सकता था। सारे का सारा मसला जो है ये है कि आप जब देखें शोर आप इतना कर देते हैं चीजों के ऊपर, उसका इन्हें पता है इस बात का, करते 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 बिल आखिर वो ऐसा हो जाता है कि लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। अब वो अपना इलेक्शन बना रहे हैं, अवाम को में अपना खोया हुआ एतमाद जो वो समझते हैं कि इस वजह से एतमाद उनका ज़ाया हुआ है कि लोग कहते हैं कि इन्होंने हमें लूटा है, तो उनके नजर में वो अपना तासुर जाहिर करने के लिए वो अदालतों को तख्ता मश्क उन्होंने बनाया हुआ है। अदालतों का काम है कि अगर वो समझते हैं कि इन हालात में अगर उन्होंने इस मामले को संजीदगी से ना लिया, अब तो फिर मैं समझता हूँ कि इसके बाद तो ये जो फ्लड गेट कह रहे थे ना, उन्होंने, आपको याद होगा कि जी जो एक पिटीशन आई थी, उन्होंने कहा जी कि आप फ्लड गेट नहीं खोलना चाहते, तो फिर फ्लड गेट खुलेगा इस चीज का। आप लोगों के तो समझते हैं कि फ्लड गेट नहीं खुलना चाहिए अदालत में केस करने का, लेकिन अदालतों पे तनकीद का और इस तरह के हरफ आने का फ्लड गेट खुल जाएगा। इसलिए
मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि चूंकि सारे फोरम इररेलेवेंट है, सिवाय उनके, क्योंकि ये मामला उनकी अदालत से मुतल्लिक और केस उनके जज से मुतल्लिक बात की गई और उनके जजेस जो केस सुन रहे हैं या उस वक्त सुन रहे थे, तो इन हालात में मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख का मतलब अदलिया की, पूरे अदलिया की साख है, तो दे हैव टू टेक स्टर्न एक्शन और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अगर फर्ज करो नहीं उन्होंने जारी किया और किस तरह जारी हो गया, फिर भी रेलेवेंट लोग जो है उनको कैफरे किरदार का लफ्ज जो है हमने बहुत सुना है, लेकिन कैफरे किरदार तक सही मानों में किसी को पहुंचते हुए देखा नहीं है, वो देखना चाहिए। बिल्कुल शेख, बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन ली आरिफ चौधरी साहब की, बड़ी मुदल्लल किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि किसी न किसी नतीजे पे ज़रूर पहुंचना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।